नमस्कार साथियों। भारत जब आज़ाद हुआ था तो तत्कालीन सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ लोक कल्याणकारी संविधान के लिए कदम बढ़ाया था और भारत का संविधान लोक कल्याणकारी था, जो कि लोग के लिए कार्य करने वाला था, जनता के लिए कार्य करने वाला था, जनता को सुविधा देने वाला था। लेकिन पिछले 2014 से आई नरेंद्र मोदी सरकार लोक के कल्याण को ही खत्म करती जा रही है। उदाहरण देखते हैं। पहले जो व्यक्ति अपने जीवन में नौकरी करता था, टैक्स देता था, उसे रिटायरमेंट के बाद वरिष्ठ नागरिक के रूप में रेलवे में छूट मिला करती थी। वरिष्ठता के आधार पर उनको इंटरेस्ट वगैरह का लाभ मिलता रहता था। जो रेलवे में छूट मिलती थी, जो अन्य जगह उसको सुविधाएं मिलती थी, वो इस सरकार ने खत्म कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे ये सरकार सिर्फ वसूली करना चाहती है जनता से। अब सोचिए कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का 30 साल, वो साल जिस समय वो बहुत कुछ कर सकता था, उसने गवर्नमेंट की सेवा में दिया, साथ ही उसने टैक्स दिया। इस वजह से दिया कि वो जब रिटायर होगा, जब उसकी सैलरी आधी हो जाएगी, तो उसको सुविधाएं मिलेंगी। अब सैलरी आदि की बात हम कर रहे थे पुरानी पेंशन स्कीम में, अब तो नई पेंशन स्कीम है, उसमें सैलरी आधी भी नहीं मिलेगी। इस तरीके से ये सरकार दोहन कर रही है जनता का। टिकट 2014 से पहले जो जनरल टिकट, आप कहीं का भी देख सकते हैं, अपना उदाहरण ले सकते हैं। मैं अपना लेता हूँ, बनारस से लखनऊ जाने का एक सामान्य जो टिकट था, जनरल टिकट था, वो 70-80 रुपये था। आज वो 125 से 140 रुपये के बीच, लगभग 2 गुना। जबकि भारतीय रेल भारत के नागरिकों को सुविधा देने के लिए थी और मिनिमम चार्जेस पे वो भारत की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है, जिससे कि गरीब व्यक्ति कम पैसे में भी अपनी यात्रा पूरी कर सकता था। लेकिन अब ये सरकार क्या कर रही है? बेहिसाब टिकट का रेट बढ़ाया गया है। प्लेटफॉर्म टिकट जो 2 रुपये 3 रुपये था, अब उसको 50 रुपये तक कर दिया गया है। और ये सब क्यों किया गया है? कुछ कारोबारी मित्रों को स्टेशन का रखरखाव का जिम्मा दे दिया गया है और वो बेहिसाब जनता से वसूली कर रहे हैं। एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के नाम पे अडानी को सारे एयरपोर्ट सौंप दिए गए और वहां बेहिसाब उगाही हो रही है। तो अब ये लगने लगा है कि ये सरकार जो है वो जनता से वसूली के लिए बनी है। एजुकेशन की बात कर लें, यूजीसी को खत्म करने का प्रावधान है। यूनिवर्सिटीज को कहा जा रहा है कि आप कमाइए और शिक्षा दीजिए। तो जब भाई गवर्नमेंट शिक्षा और स्वास्थ्य भारत सरकार के लिए एक देश के विकास में इन्वेस्टमेंट था कि शिक्षा अगर सस्ती होगी, गुणवत्ता परक होगी, तो उस शिक्षा से देश का निर्माण होगा और देश आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। लेकिन अब शिक्षा को व्यापार बनाने के लिए इस सरकार ने बहुत तेजी से फीसों में वृद्धि कराई है। अब जब यूनिवर्सिटी उगाही करेगा, ज़्यादा फीस वसूलेगा, तो गरीब का बच्चा कहाँ से पढ़ पाएगा? यही कारण है कि बीएचयू जैसे संस्थान में इस बार पीजी यूजी में बहुत सारी सीटें खाली रह गई और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली स्थिति में कि आप आइए और दाखिला लीजिए, इस तरीके से। मतलब गरीब का बच्चा अब यूनिवर्सिटी की तरफ जा पाने में भी सक्षम नहीं है।
उसके दो कारण हैं। एक तो यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ जो गरीब है उसकी आय घटती जा रही है, बेरोजगारी का आलम है। तो गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को शिक्षा भी नहीं दे पा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एकेडमी ऑफ एमिनेंस उसको दे देते हैं, उस रिलायंस को जिसकी यूनिवर्सिटी बनी भी नहीं थी, धरातल पे एक ईंट नहीं थी, उसको 1000 करोड़ एकेडमी ऑफ एमिनेंस दे दिया गया। तो हमको सोचना होगा कि ये सरकार कर क्या रही है। किसान जो 300 रुपये बोरी की डाई खरीदता था, अब वो 1200 से 1500 रुपये बोरी की डाई खरीद रहा है। क्या उस रेशियो में धान, गेहूं और उसके उपज का रेट बढ़ा है? आप चिंतन कीजिए। अगर 300 से 1500 जाता तो 5 गुना गेहूं और धान का रेट बढ़ना था। वो बढ़ा है क्या? किसान की लागत बढ़ती जा रही है। प्राइवेट कंपनियों को इस सरकार ने ऐसी खुली छूट दे रखी है कि वो कृषि संयंत्र, बीज, कीटनाशक सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं बेलगाम, और सरकार मौन है। सरकार क्या कहती है? प्रधानमंत्री सम्मान निधि लो जी, 500 रुपये महीने, उसी में गुजारा कर लो। अब सोचिए, जो किसान अन्नदाता है, पूरे देश का भरण पोषण करता है, वो आपके 500 रुपये के लिए नहीं ताकता रहेगा। उसको सस्ते कृषि संयंत्र, सस्ती बीज, सस्ती बिजली, सस्ता डीजल चाहिए, जिससे उसका लागत मूल्य कम हो। जब उसका लागत मूल्य कम हो जाएगा तो आप जो 500 रुपये महीना देते हैं, 6000 रुपये साल का, वो कम से कम 50,000 रुपये सालाना बचा पाएगा और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा। लेकिन मोदी जी इस पे ध्यान नहीं देते। जो 50 रुपये का डीजल था वो 90 रुपये हो गया है, 70 का पेट्रोल 100 रुपये हो गया है, 400 का सिलेंडर 1000-1200 हो गया है। अब ये बताइए कि कौन सा वो मैकेनिज्म है जो 2014 से पहले कच्चा तेल आज से लगभग 2 गुने दाम पे मिलता था, बावजूद इसके आज कच्चा तेल 2014 की बनस्पत आज आधे पे मिल रहा है हमको। इवन सरकार ने ही कहा कि रसिया से हमको और सस्ता $40-45 कच्चा तेल मिल रहा है। ये सरकार का स्टेटमेंट है। तो जब $45 का कच्चा तेल मिल रहा है और मनमोहन सरकार में $167 तक कच्चा तेल था, और 2014 जब सरकार मनमोहन जी की गई और मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 2014 में $122 प्रति बैरल कच्चा तेल था, और आज जब $40-45 का हम रसिया से कच्चा तेल खरीद रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड प्राइस जो है वो 60 से 70 के बीच है काफ़ी लंबे समय से। तो किस मैथमेटिक्स की वजह से, किस गणित की वजह से जो पेट्रोल और डीजल का दाम आधा हो जाना चाहिए था वो बढ़ के 1.5 से 2 गुना हो गया है? ये सवाल जनता पूछ रही है, सरकार जवाबदेही से भाग रही है। तो इसका जवाब यही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ और सिर्फ गरीब जनता से वसूली करना चाहती है। वो चाहे बिजली के दाम 3 गुने हो गए, पेट्रोल डीजल के दाम 2 गुने 1.5 गुने हो गए, गैस सिलेंडर का दाम लगभग 3 गुना हो गया, खाद का दाम लगभग 3 से 5 गुना हो गया, कीटनाशक का दाम 3-4 गुना बढ़ गया। तो गरीबों से ये वसूली हो रही है। यूनिवर्सिटीज़ में फीस लगभग 5 गुना बढ़ी है। अब आप बताइए कि किस तरीके से गरीब अपने बच्चे को शिक्षा दे पाएगा। शिक्षा का आलम, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है, असर की रिपोर्ट है, जिस असर की का जिक्र मोदी जी भी कर चुके हैं एक अखबार कार्यक्रम में, उस असर की रिपोर्ट में ये निकल के आया कि जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है, प्राथमिक, जूनियर, जिसमें गरीबों के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए,
वहाँ कक्षा 8 के बच्चे को 5वीं की मैथमेटिक्स नहीं आ रही है। तो ये सरकार सरकारी शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने पे आमादा है, जिससे सरकारी शिक्षा व्यवस्था जब खत्म हो जाएगी तो प्राइवेट लोग अपना शिक्षा को उगाही का भरपूर उगाही का मौका मिलेगा प्राइवेट लोगों को। हरियाणा में खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शिक्षा के लिए एक नियम बनाया कि जो बच्चा अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में जो डालेगा उसको 1100 रुपये महीना हम देंगे। जानते हैं ये क्या है? ये एक तरीके की साजिश है, जिससे सभी बच्चों को प्राथमिक और सरकारी विद्यालयों से निकाल कर आप ले जाइए, एकेडमिक्स में डालिए, नई जो प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल है उनमें डालिए, 1100 रुपये पाइए, फीस वगैरह का व्यवस्था हो जाएगी। और कुछ सालों बाद जब सारे सरकारी विद्यालयों में बच्चों की स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, सरकारी स्कूल तोड़ दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप मजबूर होंगे उन्हीं प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो हम इस बारे में हमको चिंतन करना होगा कि आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए हम क्या कर रहे हैं। 17,000 विद्यालयों को बंद कर दिया योगी सरकार ने पिछले 7 सालों में। अब बताइए, जब प्राइवेट विद्यालय बढ़ते जाएंगे तो सरकारी व्यवस्थाओं विद्यालयों का जो जगह है वो खत्म होगी। एक तरफ योगी जी का फरमान है कि 5 साल से पहले बच्चों को दाखिला नहीं कराया जाना है, दूसरी तरफ 3 साल के बच्चों को कॉन्वेंट में, प्राइवेट स्कूलों में दाखिला मिल जाता है। जब सारे बच्चे वहीं चले जाएंगे तो सरकारी व्यवस्थाओं का क्या होगा? तो ये सरकार की एक तरीके से साजिश है। सरकार चाहती है कि बच्चे भी कम होंगे, और बच्चे कम होंगे तो धीरे धीरे हमको नियुक्तियां नहीं करनी होंगी, सरकारी टीचर की नियुक्ति बंद हो जाएगी। ऐसे ही सारी सरकारी व्यवस्थाओं को ख़त्म करके प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाएगा, और जब प्राइवेट सेक्टर के हवाले सब कुछ हो जाएगा तो सरकार की जिम्मेदारी ही खत्म हो जाएगी। अब आप सोचिए, अगर नेहरू जी ने ऐसी सोच रखी होती तो क्या टाटा से एयर इंडिया, जो हमारे भारत देश की कंपनी थी, वो टेक ओवर किया पब्लिक सेक्टर के लिए, वो वापस बिक गया मोदी सरकार में। अगर नेहरू जी ने ये कहा होता कि ठीक है जी, जैसी इच्छा सब प्राइवेट स्कूल चलाएं, सब प्राइवेट व्यवस्थाएं चाहे, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, सरकार बस लाल बत्ती पे घुमा करेगी, तो अब आप सोचिए कि क्या हमारा भारत, जहां सुई तक नहीं बनती थी, वो मंगल तक पहुंच पाता? आईआईटी एम्स न बनाते जिसमें सस्ती शिक्षा हो, जिससे साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स निकलें, क्या भारत इस मुकाम तक पहुंच पाता? मुझे लगता है शुरुआत के ही 10-20 सालों में प्राइवेट जमींदारों टाइप का लोगों की पूरी व्यवस्था में पहुंच होती। भाई जैसे मोदी जी आज कुछ चंद कारपोरेट को लेके पैसे की व्यवस्था कर लेते हैं, चुनाव में धड़ल्ले से पैसे बहाए जाते हैं और चुनाव जीतने की व्यवस्था करते हैं। कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने देश को बनाने के लिए बात की, क्योंकि कांग्रेस देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी। कांग्रेस को लगा कि जब देश आज़ाद होगा तो यहाँ के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए, हमको विकास करना है। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र थे, आज असहमतियों का दौर है। सरकार का जो विरोध कर रहा है उसके खिलाफ सरकार दंडात्मक कार्रवाई कर रही है, ट्रोल गैंग आज चल रही है, गोदी मीडिया है जो कि विरोधियों को निशाना बना रही है। हमेशा जो पत्रकारिता रही वो चौथे स्तंभ के रूप में रही, लेकिन चौथे स्तंभ को इन्होंने क्या बना दिया है कि वो सरकार की भाट दरबारिता में लगी हुई है। जो ईमानदार पत्रकार हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए ब्रॉडकास्टिंग बिल जैसी नकेल कसने की तैयारी हो जाती है। ये सरकार कर क्या रही है?
तो नरेंद्र मोदी सरकार एक तरफ विरोधियों की आवाज को बंद कराना चाहती है, दूसरी तरफ कारपोरेट और प्राइवेट लोगों को लूट की खुली छूट देना चाहती है, और अल्टीमेट नरेंद्र मोदी सरकार गरीब जनता से वसूली करना चाहती है, वो चाहे बिजली के दाम में हो, चाहे पेट्रोल के दाम में हो, डीजल के दाम में हो, खाद के दाम में हो, या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हर जगह सिर्फ और सिर्फ जनता से वसूली हो रही है, जो कि लोक कल्याणकारी संविधान के विरुद्ध है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, गरीब का भविष्य खतरे में है। जय हिंद।